समझ में आएगा। आप लोग देखिए वीडियो को कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो सेक्शन ए है, यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया गया है और इन दोनों के बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास एक डंडी है, ठीक है, ये हो गया हमारा बिंदु ए का मान कितना है -5 है और यहाँ पर ये हमारा 7 हो गया। फिर यहाँ पर हमें बिंदु बी दिया गया है, इसका मान है -1 और 3 है, तो -1 और 3 लिख देते हैं। देखिए ये जो पहला वाला होता है ये होता है x1 और ये होता है y1। उसी प्रकार से ये हमारा हो जाता है x2 और ये हो जाता है y2। और देखिए जो दूरी सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है AB का, जो फॉर्मूला होता है AB बराबर होता है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रूट दे देना है, फिर लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है। x2 कितना है यहाँ पर -1 है, चलिए -1 लिखिए, ठीक है। देखिए माइनस पहले से ही है तो माइनस लिख दीजिए। फिर x1 है -5, तो यहाँ पर आप क्या करिए -5 इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर इसको पूरी होल स्क्वायर में लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 है 3 और y1 है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए -1 का -1, देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 का यहाँ पर इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा और 3 में 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -4, तो -4 का इस प्रकार से होल स्क्वायर। अब देखिए -1 + 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस -5 में जाएगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर -4 है ना, यहाँ पर -4, यहाँ पर आप माइनस दे दीजिएगा। इस 4 का स्क्वायर हो गया -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार से जो -4 है -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही होगा, तो 16 का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इनके रूट के अंदर में कितना गया 32, और 32 को अगर हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। इधर हम लोग तोड़ लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। 32 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो का पड़ा में 16 होगा, फिर दो का पड़ा में 8 होगा, फिर दो का पड़ा में 4 होगा, फिर दो का पड़ा में 2 होगा, फिर दो का पड़ा में 1 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 तो मिला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 तो 2 लिखना है। 5 तो 2 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 तो 2 है, तो 2 तो 2 में से 1 तो 2 बाहर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा 2 तो 2 है, मतलब 1 तो 2 बाहर आ जाएगा और इसका जोड़ा नहीं मिला, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 दूने 4 और ये √2, यानी कि 4√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बनाइए, बन गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, जैसे कि दिया गया है यहाँ पर sin A बराबर दिया गया है 3/4। देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता ना, आप इसको याद रखिएगा, लाल बट्टा कोका। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। लाल बटे कोका, ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला कैसे, ये हो गया आपका साइन का, ये हो गया आपका कॉस का और ये हो गया आपका टेन का। तो यहाँ पर साइन के लिए बोला गया तो साइन का हो गया लॉ और कॉ, लॉ यानी लंब और कॉ यानी कर्ण, यानी ऊपर वाला हो गया हमारा लंब और नीचे वाला हो गया हमारा कर्ण। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए लंब के सेंटर में कितना है 3 है, तो लिखेंगे लंब बराबर कितना, लंब बराबर 3, और कर्ण के सेंटर में कितना है 4, तो लिखेंगे कर्ण बराबर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आधार चाहिए, आधार नहीं है तो फॉर्मूला हमें तो पता है ना क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ आधार, ठीक है, ये आधार है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला का यूज करना है। तो कर्ण कितना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार ही तो निकालना है। चलिए आधार का स्क्वायर रहने देते हैं। लंब कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया बराबर आधार का स्क्वायर ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो 16 - 9 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सर जैसे बराबर की साइड में स्क्वायर है, तो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट है, यहाँ पर √7 बराबर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी आधार का मान कितना आया √7 आ गया। देख लीजिए आधार बराबर कितना आ गया, तो आधार बराबर हमारा आ गया √7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है cos A और tan A, तो चलिए निकाल लेते हैं cos A। अब देखिए cos A का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रिक पता है ना, लाल बटे कौ का, तो ये साइन cos tan, तो cos का हो गया आकार बटे कौ, आकार यानी आधार बटे कौ यानी कर्ण, ठीक है। आकार यानी आधार लिखेंगे, क्या लिखेंगे आधार, कौ यानी कर्ण, तो कर्ण लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना आया, आधार आया √7, तो यहाँ पर लिखेंगे √7, और कर्ण कितना है, यहाँ पर कर्ण दिया गया है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे
लिखेंगे 4, तो एक हो गया √7/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक है हमारे पास 10a। अब देखिए 10a का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पर पहले लॉ यानी लंब, फिर यहाँ पर आकार यानी आधार, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे लंब और नीचे हम लोग लिखेंगे आधार, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लंब कितना है यहाँ पर, तो लंब है हमारे पास 3, तो लंब के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे और आधार में कितना √7, तो यहाँ पर मैं √7 लिख दूंगा। इस प्रकार से ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया था मैंने वही चीज लिख दिया। अब देखिए 2 का 2, अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर दे देंगे। साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर क्या 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 के 2, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। बहुत ही सिंपल था, ये क्वेश्चन हमारा बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है cos 38 डिग्री, फिर यहाँ पर cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें दिया गया है। और ये वाला जो है और ये वाला हमें प्रूव करना है, यानी कि LHS और RHS हमें बराबर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं और हम लोग इसको 0 बना देंगे, तो हमारा LHS और RHS प्रूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको पता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, या तो आप इस साइड वाला बदलिए या फिर आप इस साइड वाला बदलिए, दोनों में से कोई एक साइड को आपको बदलना है। तो चलिए बदलते हैं, चलिए हम लोग फर्स्ट वाला को ही बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर cos थीटा है, तो cos थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा करके लिखेंगे, तो साइन का साइन 90 का 90 और थीटा का काम ये 38 करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 38 लिख देंगे। उसी प्रकार से इसको बदलते हैं, cos थीटा है तो cos के लिए यहाँ पर साइन लिखेंगे 52 है ना, तो 90 डिग्री, ये थीटा काम करेगा तो 90 माइनस 52 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस क्या है यहाँ पर साइन 38 डिग्री, और यहाँ पर ये साइन 52 डिग्री जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, छेड़खानी मत करिए, ठीक है। अब देखिए साइन का साइन, अब यहाँ पे देखिए 90 में अगर 38 जाएगा, 90 में अगर 38 जाएगा तो 52 बचेगा, तो 52 डिग्री यहाँ से बचा, साइन का साइन लिखेंगे, और 90 में अगर 52 जाएगा तो 38 बचेगा, तो यहाँ से हमारा 38 बचा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए साइन 38 डिग्री गुना 52 डिग्री है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप इसको लिखिए, चाहे पहले आप इसको लिखिए, तो हम लोग क्या करते हैं साइन 52 डिग्री को पहले लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 52 डिग्री हमने लिख दिया और साइन 38 डिग्री को हम लोग बाद में लिख देते हैं। अब इधर जो मान है इधर भी वही है, तो इतना माइनस इतना करेंगे मतलब सेम टू सेम है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, दोनों मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन बन गया। इतना सिंपल क्वेश्चन कौन नहीं बनाने सकेगा बताइए, आप लोग भी बना सकते हैं। तो LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मात्र यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं, तो 4 क्वेश्चन हमने अभी तक बना दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, R बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। और देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो H बराबर भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर निकालना है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लंब वृत्तीय, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन निकालना है। चलिए आयतन निकालेंगे। आयतन का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है पाई R स्क्वायर H हो जाता है। तो पाई का मान होता है 22/7 और R स्क्वायर है यानी R यानी 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7, और यहाँ पर H यानी कितना 5, तो 5 लिख देंगे, तो 7 7 खत्म हो जाएगा। और आप अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 × 5 = 110, तो 11 × 77 यानी 770 हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब। बस हो गया इसका ये एक सिंपल सा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मात्र आपको 5 ही क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को भी बता देता हूँ, लेकिन मात्र आपको 5 ही क्वेश्चंस बनाने हैं, याद रखिएगा। मात्र 5 क्वेश्चंस बोल दिया गया है कि जो आपका सेक्शन नंबर ए है, यहाँ से मात्र आपको 5 क्वेश्चंस को ही बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक बराबर होता है बहुलक, क्या होता है बहुलक जोड़
दो माध्य होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पासा है, तो पासा में जो कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम अगर आप लोग पासा को देखेंगे तो पासा में हमारा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, यानी टोटल मिलाकर 6, ठीक है। अब ए नंबर में देखिए क्या निकालने बोला गया है कि एक विषम संख्या, तो विषम संख्या टोटल कितना होता है, कुल विषम संख्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर अगर पासा में देखा जाए तो कुल विषम संख्या एक है, एक 3 है, एक 5 है, यानी 1 3 और 5, यानी 3 तो यहाँ पर विषम संख्या है। देखिए प्रायिकता का जो फंडा है बहुत ही सिंपल है, जो टोटल होगा उसको नीचे लिखिए, तो कुल परिणाम यानी टोटल 6 दिया है, ये हम नीचे लिखेंगे, जो हमें निकालने के लिए दिया गया है उसको ऊपर में लिखिए। तो यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर कुल विषम संख्या, तो कुल विषम संख्या कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, तो 3 के 3 3 दूनी कितना आएगा, 1/2 आएगा। उसी प्रकार से बी नंबर अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे जैसे एक सम संख्या, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सम संख्या कितना होगा, कुल सम संख्या, तो अगर कुल सम संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी 3 होगा। तो बस प्रायिकता निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल है। प्रायिकता का फंडा है, क्या फंडा है, जो टोटल उसको नीचे, तो टोटल यहाँ पर 6 है तो 6 को हमने नीचे लिखा, और यहाँ पर सम संख्या का बात हो रहा था, यहाँ पर कुल मिलाकर कितना सम संख्या, तो 3 है तो 3 लिख देंगे, तो 3 के 3 और 3 दूने 6, यानी यहाँ पर 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग क्या है, अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मैंने पहले ही आंसर को लिख कर रखा है ताकि आपका समय का बचत हो और आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर हमें अनुपात फाइंड करना है, और यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु है 5, -6 और दूसरा बिंदु है -1, -4। तो ये हमने लिख दिया, पहला बिंदु 5, -6 और दूसरा बिंदु -1, -4। देखिए पहला वाला को बोलते हैं x1, y1 और दूसरा वाला को बोलेंगे x2, y2। और यहाँ पर देखिए हमने एक बिंदु P ले लिया, और यहाँ पर ये जो P है ये y अक्ष पर कट रहा है, और देखिए यहाँ पर जो भी बिंदु होता है उसका हमारा एक होता है x और एक होता है y, याद रखिएगा, एक होगा x और एक होगा y। तो यहाँ पर ये y अक्ष में कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि y का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर x का मान 0 होगा, आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर x अक्ष लिखा रहता, क्या लिखा रहता, x अक्ष, तब यहाँ पर हम लोग क्या बोलते, यहाँ पर x का मान कुछ ना कुछ होता और यहाँ पर y का मान 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर y अक्ष लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि y का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन x का मान 0 होगा। यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है, अनुपात हमें नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर k अनुपात 1 मान लिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, लिख दिया हमने कि माना अनुपात क्या हो गया, k अनुपात 1 हो गया। और ये जो ये होता है, ये होता है m1, ये होता है m2, और ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x और ये हो गया y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। विभाजन सूत्र का हमने यूज किया और यहाँ पर लिख दिया कि ये जो k है ये m1 है और ये जो 1 है ये हमारा m2 है। यहाँ पर फॉर्मूला विभाजन सूत्र से क्या हमने लिखा कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान देख लीजिए क्या है, x का मान 0 है तो हमने 0 लिख दिया। m1 का मान कितना है, k है तो हमने यहाँ पर k लिखा। x2 कितना है देख लीजिए, x2 कितना है -1 है तो हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। फिर m2 कितना 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। x1 कितना है हमारा 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर m1 प्लस m2 यानी यहाँ पर m1 k है और यहाँ पर 1 है तो k प्लस 1 हमने कर दिया। तो k इंटू -1 क्या, तो -k प्लस 5 k 5 हो गया, k प्लस 1 रहा। यहाँ नीचे कुछ देख मान लीजिए, इस प्रकार से जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है हमने कर दिया। तो 1 से मल्टीप्लाई किया इधर तो ये हो गया, और 0 से इधर करेंगे तो 0 हो गया। तो माइनस के इधर जाएगा तो प्लस के, यानी k बराबर 5 इसका आंसर आ गया। और देखिए अनुपात हमने माना है k अनुपात 1, तो k की जगह पे हमने क्या किया 5 बिठा दिया, हमारा काम बन गया। और इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 7.3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज एबीसी का यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जिसका शीर्ष हमें दिया गया, देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। जो पहला वाला होगा ये हो गया x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, तीसरा वाला x3 y3। देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये जो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना सकते हैं। और फॉर्मूला को याद कैसे करना, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए
देखिए आप याद रखिएगा 1 2 3 यहीं से आपका फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखिए बात को समझिए। यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप लिख दीजिए 1/2 लिख दिया। आप यहाँ पर x लिखिए, फिर लिखिए y माइनस वाई, फिर प्लस करिए, फिर लिखिए x y माइनस वाई, फिर क्या करिए प्लस करिए, लिखिए x y माइनस वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर 1 हो गया तो 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, ये हो गया। अब देखिए 2 है तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं लिखना है, फिर से आप शुरू से स्टार्ट करिए, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है मतलब ये लास्ट है ना, तब शुरू से स्टार्ट करना तो 1 2 तो होगा, इस प्रकार से जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सूत्र आप यहाँ पर इस प्रकार से बैठाइए। जो मान है x1 का मान 5 है तो 5 बैठाया, y2 कितना 7 है, 7 बैठा दिया, माइनस पहले से माइनस दे दिया, y3 कितना है, y3 -4 था, हमने -4 बैठा दिया। इस प्रकार से आप इसको जब बैठाएंगे और इस प्रकार से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है कितना आ जाएगा, -4/2 आएगा। तो 2 के 2 2 दूनी 4 काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक्सरसाइज 9.1 से है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मतलब देखिए ये हमारा धरती यानी ये हमारी जमीन हो गया, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो AB है, ये AB हमारा क्या है, एक मीनार है जो कि इस प्रकार से खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हो गया, यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस दिया गया है जिसके यहाँ पर बोला जा रहा है 15 मीटर है, यही होता है हमारा पाद बिंदु से डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि दूरी। और यहाँ पर ये जो कोण दिया गया है जिसका आप लोग देख सकते हैं 60 डिग्री है, और यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार हमारा AB हो गया, तो AB का जो यहाँ पर ऊंचाई है आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको H मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, देखिए सबसे पहले आपको बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पर इसको हमने H मान लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो डंडी है और ये जो डंडी है, ये दो डंडी का ही बात हो रहा है, इस डंडी का यहाँ पर लेना देना नहीं है। और ये जो इस प्रकार से जो लंबा खड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और ये जो डंडी है ना इसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो यहाँ पर हमारा लंब और आधार का ही बात होता है, ठीक है, बात हो रहा है एक्चुअल में लंब और आधार का ही बात हो रहा है। और अगर आप लोग त्रिकोणमिति का जो मैंने आपको शुरू में ही जो ट्रिक बताया, क्या बताया, लाल बट्टा कौका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लंब और आधार, यहाँ पर लंब है और आधार है, मतलब लंब और आधार का बात होता है इसी घर में, इस घर में आधार और कर्ण का बात होता है, इस घर में लंब और कर्ण का बात होता है। लेकिन लंब और आधार बोलिए या फिर आधार और लंब बोलिए, जिसका बात होता है इस घर में होता है, ये जो घर होता है ये टेन और कॉट का होता है। किसका, टेन और कॉट का। मतलब यहाँ पर हम लोग या तो टेन का सूत्र लगाएंगे या फिर कॉट का सूत्र लगाएंगे, जिसका भी लगाएंगे हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने किस प्रकार से किया है, और हम लोग टेन का सूत्र इसीलिए लगा रहे हैं या फिर कॉट का सूत्र इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा एक लंब है और एक हमारा आधार है। ये मेन चीज होता है जो कि आपको देखना है। और यहाँ पर देखिए जो मीनार का जो ये हमारा ऊंचाई है जो AB, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। हमने लिखा कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, तो इसको हमने H मान लिया। त्रिभुज ABC में tan थीटा, और थीटा का काम कर रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री में लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो लंब का यहाँ पर क्या नाम है, AB, तो हमने लिख दिया AB। आधार का नाम है BC, तो हमने लिख दिया BC। AB का जो मान है कितना है, AB है हमारा H, तो AB की जगह पे हमने H लिखा। BC का मान है 15 मीटर, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। 1 गुना H तो H हो जाएगा, 15 गुना √3 तो 15√3, तो H बराबर कितना है 15√3, यानी मीनार की जो ऊंचाई हो गया AB को हमने क्या माना, H मीटर, यानी कि 15√3 मीटर इसका सही आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, और इसी प्रकार से आप लोग हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पर दिया गया है कि tan A बराबर cot B है और A प्लस B बराबर 90 डिग्री हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। देखिए यहाँ पर tan A बराबर cot B हमने रख दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, tan A है यानी कि tan थीटा है, बात को समझिए, tan A यानी tan थीटा, तो tan थीटा रहने से क्या करते हैं, cot लिखते हैं, 90 माइनस थीटा लिखते हैं। उसी प्रकार से tan A है तो लिखेंगे cot 90 माइनस A, तो यहाँ से cot और ये cot कैंसिल हो जाता है, 90 माइनस A और इधर B बचा, तो 90 माइनस A इधर B लिख दिया हमने। ये माइनस A है बराबर की तरह से प्लस A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर B प्लस A बोलिए या फिर A प्लस B बोलिए, बात है कि तो A प्लस B का मान कितना है, 90 डिग्री आ गया, हो गया प्रूव। इसी प्रकार से करना। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि एक थैले में 1 लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है, लाल है, नीली है। तो देखिए यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो 1, ठीक है।
गेंदों की संख्या कितनी है तो 5 और यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या कितनी है तो 3, तो 3 में 5 8 8 और 1 9, तो यहाँ पर कुल गेंद कितना हो गया 9 हो गया। देखिए प्रायिकता का फंडा है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो टोटल होगा उसको नीचे लिखिए, जो निकालने दिया गया है उसको ऊपर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर ए नंबर में बोला है कि काली है तो प्रायिकता लिखेंगे, काली गेंदों की संख्या ऊपर, क्योंकि काली का निकालने बोला है तो काली वाला ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल यानी जो कुल रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो काली गेंद यहाँ पर कितना है, काली गेंद है यहाँ पर 5 तो लिखेंगे ऊपर में 5, और कुल गेंद कितना है 9 है तो लिखेंगे 9। बन गया क्वेश्चन। बी नंबर देखिए, जैसे बोला है कि लाल है, क्या है लाल है तो कुछ नहीं करना है, देखिए प्रायिकता निकालना है ना, प्रायिकता कुछ मत करिए, लाल है तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या हो गया। और नीचे क्या लिखना है मैंने आपको पहले भी बताया कि कुल गेंदों की संख्या, नीचे आपको हमेशा लिखना है कुल गेंदों की संख्या, और ऊपर में लिखिए जो निकालने दिया है। तो लाल गेंद के ठो है सर, तो लाल गेंद 1 ठो है तो 1 लिखेंगे, और कुल गेंद के ठो है तो 9 है तो 9 लिखेंगे, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो सी नंबर है नीली है ना, चलिए बनाइए, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, नीली है, प्रायिकता निकालना है, निकालेंगे आराम से, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। प्रायिकता कुल गेंद यहाँ पर कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे, और यहाँ पर नीली के ठो है तो नीली आंखें 3 है, 3 आंखें, ठीक है, तो 3/9, 3 के 3 3 3 9 यानी 1/3 इसका राइट और बिल्कुल सही आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से समझिएगा, 9.1 का ही क्वेश्चन है। क्या है देखिए कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो वाला आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमने क्या किया, एक भवन यानी कि घर बना दिया, और यहाँ पर ये जो भवन का जो हमारा ऊंचाई है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, या फिर इस साइड में जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा भवन का ऊंचाई, यानी कि 7 मीटर जो दिया गया है, ये हमारा भवन का ऊंचाई हो गया। अब इसके माथा में क्या है, इस प्रकार से एक टावर है, यानी इस प्रकार से यहाँ पर केबल टावर दिया गया, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये जो केबल टावर यहाँ पर जो कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, देख लीजिए, और यहाँ पर लिखा भी गया है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये जिसका जो पाद ये जो है ये वाला, इस प्रकार से यहाँ पर 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, और यहां से मैं टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए अब यहाँ ये तो जमीन हो गया, जमीन से यहाँ तक हमारा घर का डिस्टेंस, घर का मतलब ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, ये जमीन हो गया, जमीन से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, घर का हाइट हो गया, और यहाँ से यहाँ हमारा मीनार लगा हुआ है, यानी कि टावर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से लेकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक फाइंड करेंगे, यही होगा हमारा टावर। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए टावर जो हो गया, टावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ई से लेकर डी का जो डिस्टेंस होगा, और डी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यही होगा टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई बराबर हो गया ईडी जो डीसी बराबर, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए एक कंसेप्ट होता है एकांतर कोण का। किसका, एकांतर कोण का। एकांतर कोण का जो कंसेप्ट होता है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आप जेड बनाइए, इस प्रकार से जेड बनाइए, इस प्रकार से जेड बनाइए, इस प्रकार से जेड बनाइए, जैसे भी जेड बनाना है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा और ये जो वाला कोण होगा हमेशा बराबर होता है, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा हमेशा बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये तो हमें 45 डिग्री दिया गया था, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जेड बन जा रहा है, देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा अवनमन कोण था, लेकिन ये जो होगी हमारा उन्नयन कोण हो गया। तो जब भी अवनमन कोण दिया जाएगा, सबसे पहले आप उसको उन्नयन में कन्वर्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर ए बी जो हो गया हमारा भवन हो गया, तो भवन का ऊंचाई होगी तो ए बी माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7 मीटर मान लेते हैं। अब देखिए अगर ये 7 मीटर होगा तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से एक आयत बना है, और आयत में क्या होता है कि ये वाला और ये वाला जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना ही होता है, और ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना ही होता है। मतलब लंबाई आपस में बराबर होता है, और चौड़ाई आपस में बराबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। और ए बी बराबर सी बराबर 7 मीटर, क्योंकि अगर ये 7 मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एबीसीडी क्या एक आयत है। और मान लेते हैं कि ये जो बी और सी है ये हमारा एक्स है, ये एक्स है तो ये वाला डंडी भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने लिखा तथा बीसी बराबर एडी बराबर एक्स, इसको हम मान लेते हैं, माना हमने ब्रैकेट में लिख दिया। टावर की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगा ईडी और डीसी, तो ईडी का तो ईडी हो गया, डीसी का यहाँ पर कितना 7 मीटर, 7 मीटर हमने लिख दिया। अब देखिए ईडी अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर मेरा जो काम रहेगा ईडी निकालने का, ईडी निकालिए, इसमें जोड़िए, काम बन गया। देखिए त्रिभुज एईडी में, मतलब ये वाला जो ऊपर वाला जो आप लोग त्रिभुज
देख पा रहे हैं ये वाला पहले हम लोग इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब त्रिभुज AED में सबसे पहले काम हो रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से EED हमें निकालना है, मतलब इसका काम हो रहा है और ये हमें x दिया गया है, मतलब ये एक लंब है और ये हमारा हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan या फिर cot बोलिए, तो tan या फिर cot का सूत्र लगेगा, तो हमने लगा दिया यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है तो tan 60 का लगा दिया, तो tan 60 मतलब लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारे ED, तो हम यहाँ पे लिख दिया ED। आधार आधार देखिए x दिया गया था, हम यहाँ पर सिंपल सा x लिख दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक मान लीजिए 1 गुना ED तो ED और यहाँ पर √3 गुना x, तो x √3 हो गया, तो ED का मान हो गया x √3। अब देखिए त्रिभुज ABC में, अब ये जो त्रिभुज ABC दिया गया है इसमें हमारा एक तो ये दिया है 7 और ये हमारा दिया गया है x, मतलब ये दो चीज है हमें। तो यहाँ पर ये वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब और आधार का खेला है यहाँ पर भी, तो tan लगाइए फिर cot लगाइए, यहाँ पर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री पर लंब आधार लगा दिया हमने, tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ पर देखिए लंब, लंब जो है लंब क्या है AB है, तो हमने यहाँ पर AB लिख दिया, आधार आधार कितना है BC, तो BC लिख दिया, लंब यहाँ पर लंब का मान जो AB है AB कितना 7 मीटर है, तो 7 मीटर हमने 7 लिख दिया, BC कितना x, तो हमने x लिख दिया, नीचे कुछ नहीं हमने 1 मान लिया, तो 1 गुना यहाँ पर 1 गुना x तो x और 1 गुना 7 तो 7, तो x का मान 7 आया। अब क्या करेंगे, जो x का मान 7 आया इसको हम समीकरण 1 में, मतलब यहाँ पर x का मान बैठा देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ED बराबर x √3 है, तो x का मान हमने रख दिया 7, तो 7 √3 हो गया। तो टावर की ऊंचाई क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पर ED जोड़ 7 है, तो ED की जगह पे 7 √3, तो टावर की ऊंचाई क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पर ED जोड़ 7 है, तो ED की जगह पे 7 √3 रख दिया, तो यहाँ पर 7 √3 रख दिया, जोड़ 7, यहाँ 7 यहाँ 7 7 को ले ले तो √3 जोड़ 1, और यही हो गया यहाँ पर टावर की ऊंचाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मीटर इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से करना है, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला हो गया हमारा शंकु, इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक शंकु है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक अर्धगोला दिया गया है और इस पर ये हमारा बैठा हुआ है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, देखिए खिलौना जो है मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक शंकु दिया गया है इस प्रकार से, और ये जो है ना ये एक अर्धगोला में इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से मतलब है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से लेकर यहां तक का जो हमारे पास जो हाइट है यानी कि जो ऊंचाई दिया गया 15.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर त्रिज्या हमें दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर ये हमारा एक अर्धवृत्त जैसा काम कर रहा है, इसको चाहे तो हम लोग इस प्रकार से पूरा भी कर सकते हैं, क्या पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बात को समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होता है त्रिज्या होता है, आप यहाँ से इसको यहाँ तक बोलिए या फिर यहाँ से यहाँ तक बोलिए। अगर ये 3.5 दिए भी 3.5 होगा, आप चाहे तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर यहीं पर भी खींचिएगा। ये सब क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ये जो है ये 3.5 है और ये इसको भी हम लोग 3.5 ही बोल सकते हैं। खुद आप समझिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरी कितना है 15.5 है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका कितना है 15.5, मतलब ये पूरा है आपका 15.5, और ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला जो आपका है ना ये वाला ये आपका 3.5, ये हो गया आपका 3.5 और पूरा है आपका 15.5। तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर ये जो आपका ये वाला जो हो जाएगा, ये जो h है ये h हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ, ये जो 15.5 जो टोटल है, टोटल में हमने क्या किया 3.5 को घटा दिया तो हमारा आ गया 12, यानी h का मान कितना आ गया 12 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, बात को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है पूरी 15.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारा 3.5, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, जो बच गया वो 12 हो जाएगा। यही मैंने आपको बताया, तो चलिए आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारे त्रिभुज बन रहा है। देखिए बात को समझिए, मैं यहाँ पर रेड ले रहा हूँ तब कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। इस प्रकार से हमारे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये हो गया 12, ये है 3.5 और ये हो गया हमारा कर्ण, यानी एल जो है ये कर्ण का काम कर रहा है। एल यहाँ पर निकालना है, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, जो लंब स्क्वायर तो कर्ण एल स्क्वायर, आधार कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैंने उसी त्रिभुज को अच्छे तरीके से बना दिया है। एच बराबर 12, एल और ये 3.5, ये कर्ण, ये लंब, ये
आधार, ठीक है। तो आधार का काम कर रहा है 3.5, 3.5 का स्क्वायर, लंब है 12, 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, एल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 156.25 होगा, एल इधर स्क्वायर इधर जैसे रूट हो जाएगा, इधर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, शंकु का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 जो कि यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए 3.5 यहाँ पर दिया गया है, और एल का मान आया 12.5। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर आप तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे हमारे क्या आ जाएगा 10 7 1 7 5 35, 5 1 5 5 2 10 और 2 1 2 और यहाँ पर 11 2 5, तो 11 और 12.5, तो 11 गुने 12.5 दोनों का गुना करेंगे तो 137.5 आएगा। उसी प्रकार से इसको देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का हमने पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दिया, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का ये काम कर रहा है। देखिए ये जो काम कर रहा है आधा वृत्त का काम कर रहा है, तो अर्धवृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 का 2, पाई का मान हो गया यहाँ पर 22/7, आर आर यहाँ पर 3.5 3.5 गुना 3.5, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 10 मान सकते हैं इस प्रकार से नीचे पॉइंट हटने से, तो 7 1 7 7 5 35, 5 1 5 5 2 10 2 2 खत्म, तो 22 और 3.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो आया और ये जो वाला आया दोनों को जोड़ दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो हमने लिखा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धवृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का हमने जोड़ दिया, तो हमारा 214.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए मतलब इस प्रकार से हमारे पास क्या एक अर्धगोला है और इस प्रकार से शंकु खड़ा है, यहाँ पर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है और एच का जो मान है और आर का मान है दोनों बराबर है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ठोस का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन, यहाँ पर एक शंकु एक अर्धगोला है तो शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर क्या बोला गया कि एच और आर का मान समान है और दोनों त्रिज्याएं जिनकी त्रिज्याएं मतलब दोनों त्रिज्या क्या है समान है, मतलब एक एक करके ही है, तो आर बराबर आर बोल सकते हैं कि छोटा वाला आर भी एक है और बड़ा वाला आर भी एक है, तो आर बराबर आर बोल सकते हैं, तो 1/3 का 3 और यहाँ पर पाई का पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर एच एच की जगह पे हमने आर बिठा दिए कि एच और आर आपस में बराबर है, 2/3 पाई का पाई आर क्यूब बड़ा आर है तो छोटा आर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब, यहाँ पर 2/3 पाई ये आर क्यूब हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे 3 है और यहाँ पर पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर हमने पाई आर क्यूब और नीचे 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 यहाँ से बचा 2, तो 1 जोड़ 2 तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर क्यूब बचा, तो पाई आर क्यूब ने लिखा, पाई का पाई और आर का जो मान है 1 है तो 1 का क्यूब, तो पाई गुने 1, तो पाई गुने 1 इस प्रकार से करेंगे तो हमारा पाई आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलिए इसका सही आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमारा माध्य का है, और अगला वाला जो क्वेश्चन वो माध्यक का है, और जो क्वेश्चन होगा उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको बनाना है, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप बताइएगा, मैं आपको जरूर से जरूर बता दूंगा। देखिए यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, कुछ यहाँ पर डाटा है कुछ इस प्रकार से। देखिए जब भी माध्य निकालने के लिए बोला जाएगा ना, माध्य बात को समझिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिएगा वर्ग अंतराल जो यहाँ पर दिया रहेगा, एक बारंबारता जो कि यहाँ पर दिया रहेगा, 2 चीज लिख दीजिएगा, एक आपको करना वर्ग चिन्ह अपने से और एक करना एफ आई गुना एक्स आई अपने से। तो देखिए वर्ग अंतराल जो है ये वाला जो चीज है यहाँ पर मैंने सब नीचे एक करके लिख दिया, बारंबारता में भी जो था हमने सबको नीचे लिख दिया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है देखिए बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, यानी कि 2 से भागा दे दीजिए, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, इसका आधा 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, ठीक है। उसी प्रकार 20 और 30 को जोड़िए 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 को जोड़ने से 90, 90 का आधा 45, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110, 110 का आधा 55 हो गया। अब यहाँ पर एफ आई गुना एक्स आई, मतलब ये हुआ एफ आई और ये हुआ एक्स आई, तो 5 गुना 5 5 25 और 15 गुना 8 करेंगे तो 15 120 और 25 ढाई 250 और 35 और 3 गुना करेंगे 105, 45 8 गुना करेंगे 360, 55 और 6 गुना करेंगे 330। अब कुल योग करिए, मतलब यहाँ पर ये जो एफ आई वाला घर है इसको आप टोटल जोड़ दीजिए और यहाँ पर एफ आई गुना जो एक्स आई है इसको भी टोटल जोड़िए, तो इसको जब हमने जोड़ा तो 40 पाया, इसको जब जोड़ा तो यहाँ पर 1190 आया। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, इसको बोला जाता है सिग्मा माने होता है कुल योग, तो कुल योग ही तो कर रहे हैं, तो एफ आई गुना एक्स आई, तो एफ आई गुना एक्स आई कितना हो गया 1190, तो 1190 में ऊपर में लिखा, और यहाँ पर एफ आई वाला क्या है, एफ आई वाला है 40, तो 40 में लिख दिया, 0 0 कट गया तो 119/4, तो 119/4 जब इसको आप भागा देंगे ना तो आएगा 29.75 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है। अब देख लीजिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कुछ इस प्रकार से, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर